फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का ये वीडियो का 5th पार्ट है। ठीक है, कौन सा है? 5th पार्ट। अगर बाकी के प्रीवियस 4 पार्ट्स आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और देखना ज़रूर से, तभी आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिबेलियन जो हुए फॉरेस्ट में। कहाँ पे रिबेलियन हुए? फॉरेस्ट में। एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस टर्म रिबेलियन। रिबेल, रिवॉल्ट करना शुरू किया किसने? फॉरेस्ट कम्युनिटी ने, फॉरेस्ट सोसाइटी ने। क्यों? तो इसलिए किया कि जब फॉरेस्ट एक्ट ब्रिटिशर्स लाए तो उसके बाद जितने भी फॉरेस्ट सोसाइटीज़ थे, यानी कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स थी जिनकी लाइवलीहुड फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करती थी, ठीक है, वो सारा इन लोगों से छिन गया। अब देवर फोर्स्ड और कंपेल्ड, तुम लिख सकते हो फोर्स्ड या कंपेल्ड, ये लोगों को ज़बरदस्ती फॉरेस्ट छोड़ के कहाँ जाना पड़ा? दूसरे न्यू सर्विसेज, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स अपनाने पड़े। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि सारे कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स नहीं गए। सम कम्युनिटीज़ एंड ट्राइब्स ने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, वहीं पे रहेंगे ये लोग। एंड दे डिसाइडेड टू व्हाट? रेसिस्ट ब्रिटिशर्स। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने रेसिस्ट किया। दे डिसाइडेड टू जस्ट स्टे बैक देयर and they decided to take their right back. Okay, so now we will study about rebellion in the forest। वो कौन कौन communities थी, उनके leaders कौन थे और इस rebellion का effect क्या हुआ। in many parts of India, इंडिया के बहुत सारे भागों में क्या हुआ, and across the world, इंडिया के बहुत पार्ट में और across the world, पूरी दुनिया में फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ rebelled against the changes that were being imposed on them। ठीक है, तो ये जो रिबेलियन शुरू हुआ ये सिर्फ इंडिया में नहीं था। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ रिबेल्ड अगेंस्ट, इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट में? जो चेंजेस ला रहे थे। कौन लोग चेंजेस ला रहे थे? जो कॉलोनियल, जो इम्पीरियल पार्ट थे वो चेंजेस ला रहे थे और ज़बरदस्ती इन कम्युनिटीज़ पर जो इम्पोज़ किया जा रहा था। इम्पोज़ करने का मतलब होता है कोई ऐसा डिसीज़न जिसको जो आप मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप पे वो आपको करने को कहा जा रहा है। तो इन पर जो इम्पोज़ किया जा रहा था तो इन लोगों ने क्या किया? रिबेल कर दिया। अब देखो, तुमको 1 मिनट के लिए लगेगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड इसलिए क्योंकि देखो जहाँ जहाँ भी इम्पीरियल पावर थी उनको अपने इस कॉलोनी को, अपने इस पार को मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? शिप्स की ज़रूरत थी। रेलवे में स्लीपर्स की ज़रूरत थी और उसके लिए उन्होंने क्या किया? हर जगह, अलग बात है कि इम्पीरियल पावर हर जगह अलग अलग थी। ज़्यादातर जगहों में तो ब्रिटिशर्स की ही कॉलोनी थी, लेकिन अगर एक तुम इसमें रिलेशन में आगे जाओगे तो हम लोग पढ़ेंगे इंडोनेशिया में जावा के बारे में, जहाँ पर इम्पीरियल पावर कौन थे? डच। ओके, तो सब लोगों ने क्या किया? सब लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस। और वो चेंजेस कौन ला रहा था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली इम्पीरियल पावर। द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक। अब देखो लीडर्स कौन थे? कम्युनिटीज़ ने जिन्होंने रिवोल्ट किया तो उनके लीडर्स कौन थे? पहले सिद्धू, क्या है? एक का नाम सिद्धू एंड कानू इन द संथाल परगना। इसको याद रखना, MCQ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संथाल परगना के सिद्धू और कानू जो थे ये इन लोगों के लीडर्स थे। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ? बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर में इनके लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा। अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, आर स्टिल रिमेंबर टूडेज इन सॉन्ग्स एंड स्टोरी, और इन लोगों को आज भी लोग याद रखे हुए हैं। ओके, वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल वन सच रिबेलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910। तो हम लोग इसी में से एक रिबेलियन के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जो कहाँ पे हुआ था? टुक प्लेस, यानी हुआ था कहाँ पे? इन द किंगडम ऑफ बस्तर, बस्तर के किंगडम में। और किस ईयर में हुआ था? 1910 में। अब उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि उसका कारण क्या था। द पीपल ऑफ बस्तर इज़ लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़।
ओके, एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ बस्तर। बस्तर कहाँ पे लोकेटेड है? सदर्न मोस्ट पार्ट, छत्तीसगढ़ का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है। वेट, लेट मी शो इट टू यू। देखो यहाँ पर आपका है मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कहाँ पे था, बस्तर कहाँ पे है? सदर्न मोस्ट पार्ट पे, यानी इस साइड में। ये सदर्न हो गया, इधर था, यहाँ पे था बस्तर लोकेटेड। ओके, एंड इसकी बॉर्डर किससे मिलती थी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। आप मैप में ऐसे भी जाके देखोगे, पॉलिटिकल मैप में तुमको मिलेगा। तो बस्तर जो था वो कौन सा पार्ट था? सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और बॉर्डर करता था इन 3 स्टेट से। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज़ ऑन अ प्लेट्यू। जो सेंट्रल पार्ट था बस्तर का वो कहाँ पे था? प्लेट्यू। प्लेट्यू में क्या थे? जंगल थे, नो डाउट। अब देखो, टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज़ द छत्तीसगढ़ प्लेन, ठीक है। अब मैंने इसको एक बार मैप से थोड़ा सा यहाँ समझाती हूँ। यहाँ पे कह रहा है द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज़ प्लेट्यू, टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू। मान लो कि यहाँ पे प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या था? प्लेट्यू के नॉर्थ में आपका था छत्तीसगढ़ प्लेन। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखना, जब याद करना हो और समझना हो तो ऐसे, जब भी आप मैप बना के पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे से याद होगा। छत्तीसगढ़ प्लेन, एंड टू इट्स साउथ इज़ द गोदावरी प्लेन, और इसके साउथ में क्या था? गोदावरी प्लेन। ओके, ये 2 हो गया, यहाँ पे लिख लोगे। जब पढ़ो तो नोटबुक पेंसिल से बना के इसको मैप्स की तरह पढ़ो। द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। और वहाँ पे इंद्रावती रिवर जो थी वो कहाँ से कहाँ जाती थी? वाइंड्स अक्रॉस बस्तर, बस्तर से होकर गुजरती थी ईस्ट टू वेस्ट। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, और वहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ, बहुत सारी, अ नंबर ऑफ यानी वेराइटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ रहती थी इन बस्तर। और उनका नाम क्या था? मारिया, मुड़िया, अब इसको मड़िया भी तुम बोल सकते हो, मड़िया, मुड़िया गॉन्स, दुर्वास, भत्रास एंड हलवास। दिस आर द कम्युनिटीज़ दैट लिव्ड इन बस्तर। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली उनके लैंग्वेजेस डिफरेंट थे, बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव्स। देखो इतनी सारी कम्युनिटीज़ थी, उनके नाम अलग थे, ठीक है, लैंग्वेजेस अलग थे, लेकिन उनके कस्टम्स और बिलीव्स एक ही थे। कस्टम्स मतलब उनका जो भी था, उनकी लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी, एक ही तरह का विश्वास था। दे जस्ट गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट्स ऑल्सो, ओके, and they took care of forest. In fact, they were not intended to just do that much harm as we are doing today to the environment. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth. वहाँ के लोग जो थे, बस्तर के लोग थे, उनका विश्वास था that each village was given its land, कि हर विलेज को गांव किस लिए दिया गया है? हर विलेज को लैंड किसने दिया है? अर्थ ने। एंड इन रिटर्न, और इसीलिए बदले में क्या करना था? उनका कहना था कि चूँकि अर्थ ने हम लोगों को ये ज़मीन दी है, इन रिटर्न दे लुक आफ्टर यानी देखभाल करते। तो लुक आफ्टर इज़ अ फ्रेजल वर्ब, तो वो देखभाल करते थे किसकी? यहाँ पर देखो, लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग्स एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स। कुछ ऑफरिंग्स करते थे। इन एडिशन टू द अर्थ के अलावा दे शो रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ द रिवर ऑल्सो, रिवर्स की भी पूजा करते थे, द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन, इन सब की। सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, देखो हर गांव को पता था कि उसकी बाउंड्री कहाँ तक है, ठीक है। तो अगर बाउंड्री से द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री। हियर इट इज़ बीइंग सेड कि हर गांव जानता था कि मेरी बाउंड्री कहाँ तक है, मतलब मेरी ज़मीन कहाँ तक है। लेट मी शो टू यू। मान लो ये गांव है, तो ये जानते थे कि ये यहाँ तक मेरी बाउंड्री है, ठीक है। मान लो ये दूसरा गांव है, उसकी बाउंड्री ये है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, उसकी बाउंड्री कहाँ है? द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ के लोग जो थे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज यानी वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर ने दी हैं, ठीक है, तो वो देखभाल करते थे, ठीक है, ख्याल रखते थे।
If people from a village want to take some wood from the forest of another village, मान लो इस गांव के लोग हैं, अगर इनको ज़रूरत इस विलेज से पड़ी या इस गांव का लोग है, इसको अगर इस गांव के नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी तो ये लोग क्या करते थे? देखो, if people from a village want to take some wood from the forest of another village, दूसरे गांव से अगर वो कुछ लेना चाहते थे, they pay a small fee, तो उसके लिए वो एक फ़ी देते थे, छोटा सा ही फ़ी था, कम ही था, और उस फ़ी को कहते थे क्या? देवशारी, दंड और मान। इन एक्सचेंज, ये MCQ में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आ सकता था कि, या फिर ऐसे भी कि व्हाट वाज देवशारी, दंड और मान, तो क्या लिखोगे? वही कि इफ़ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज दे पे अ स्मॉल फ़ी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि देवशारी वॉज अ स्मॉल फ़ी दैट वॉज पेड बाई विलेज ऑफ that was paid by the villagers to another villager if they want to take some wood. Okay. Some villages also protect their forest. कुछ villages जो थे वो कैसे प्रोटेक्ट करते थे अपने फॉरेस्ट को? by engaging watchman, गार्ड को रखते थे, and each household contributes some grain to pay them. और इतना ही नहीं, जानते हो वो लोग जंगल में वॉचमैन को रखते थे, इट्स अ टाइप ऑफ गार्ड आप बोल सकते हो, नाइट गार्ड वॉचमैन हम लोग रखते हैं, और सारे गांव के लोग उसको कंट्रीब्यूट करते थे, उसके बदले में, उसके सर्विस के बदले में उसको कुछ देते थे, तो वट एवर वॉज गिवन टू दैट वॉचमैन और गार्ड, तो ये सबकी जिम्मेवारी थी, सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे. सो यू कैन गेट द आइडिया कि ऑल द पीपल जस्ट लुक आफ्टर, took care of jungle. Every year there is one big hunt where the headmen of villages in Pargana, हर साल एक, यहाँ देखो, यहाँ हंट का मतलब कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होगी. Every year there is one big hunt where the headmen of villages in परगना के villages में, यानी cluster of villages meet, ये लोग मिलते थे and discuss issues of concern, और जो भी चिंता की बातें होती थी, मतलब जो भी प्रॉब्लम था उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते थे कि हाउ दैट कैन बी सॉल्व्ड. उसमें क्या था? इंक्लूडिंग फॉरेस्ट ऑल्सो. ओके, तो ये बात हो गई किस चीज़ की? हम लोगों ने थोड़ा समझ लिया बस्तर के बारे में. अब देखो द फियर्स ऑफ पीपल. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मीटिंग होती थी हेडमैन की, और जितने भी प्रॉब्लम्स की बातें थी उनकी सोल्यूशन की चर्चा होती थी. Now we'll study about the fears of the people. लोगों के डर के बारे में देखेंगे. लोगों का डर किसके बारे में? लोगों का डर यानी बस्तर के लोग. हम लोगों ने देखा कि बस्तर के लोग किस तरह से जंगलों की देखभाल करते थे. When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905, ठीक है, लेकिन जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट, कब 2/3 ऑफ फॉरेस्ट को रिज़र्व कर दिया जाएगा. और ये डिसीज़न उन लोगों ने कब लिया? 1905 में. 19 अब 0 बोलते हैं, नॉट, अब थोड़ा सा चेंज करो, नॉट बोलना. 1905 में इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा कि 2/3 को रिज़र्व करेंगे. देखो, जंगल को रिज़र्व करने का मतलब क्या था? नो वन कैन go into that forest to take anything, ऐसे भी नहीं जा सकते थे. and stop, देखो दो चीज़ें थी, एक तो कहा कि रिज़र्व करेंगे 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट, एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. इन सारी चीज़ों को उन लोगों ने कहा कि हम बंद करेंगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने. द पीपल ऑफ बस्तर वर वेरी वरीड, वो काफ़ी चिंतित हो गए. Some villages were allowed to stay on in the reserves forest. देखो उन लोगों ने क्या किया, कॉलोनियल पार्ट ने एक चीज़ किया, कुछ विलेजेस को कहा कि नहीं, दे कुड स्टे इन द फॉरेस्ट. लेकिन किस लिए? यहाँ भी उनको ज़रूरत थी उनकी. इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन, लेकिन साथ में कंडीशन क्या रखा? दैट दे वर्कड फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज़.
मीन्स कॉलोनियल पावर ने कुछ कम्युनिटीज़ को परमिशन दे दी कि तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन बदले में उन लोगों को क्या करना था, कंडीशन क्या थी कि उनको फ्री काम करना पड़ेगा। किसके लिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री काम करने का मतलब क्या चीज़ है? कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज़, पेड़ को काटने होंगे, जंगल को काटने होंगे और ट्रांसपोर्ट भी करना होगा। एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा कि अगर जंगल से आग से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। सबसिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ? वेट सबसिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ? दिस केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस, यानी जिन जिन विलेजेस को परमिशन दी गई थी कि वो लोग वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में रह सकते हैं, तो दे वर कॉल्ड फॉरेस्ट विलेजेस। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड, जो बाकी लोग जो थे उनको डिस्प्लेस्ड कर दिया गया वहाँ से विदाउट एनी नोटिस। डिस्प्लेस यानी वहाँ से हटा दिया गया बिना किसी नोटिस या कॉम्पेंसेशन के। मतलब देखो जनरली अभी क्या होता है कि किसी को सरकार हटाती है तो उसके बदले में उनको कुछ पैसे देती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पेंसेशन। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड लैंड रेंट्स, बहुत दिन तक इन लोगों ने सफ़र किया। कस्ट एंड फ्रिक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स। देखो इन लोगों को बहुत मुश्किल होती थी और इन लोग को से हमेशा क्या मांगा जाता था? फ्रीक्वेंट डिमांड्स, यानी बार बार क्या मांगा जाता था? फ्री लेबर की, मुफ्त में तुम काम करो और सामान दो। देन केम द टेरिबल फेमाइंस, उसके बाद भयानक फेमाइन आया। कब आया था? 1899 से 1900, अगेन इन 1907 और ये 1908 तक इसका एंड हुआ। Reservations proved to be the last straw. Last straw means last hope. अब लोगों के लिए अब किस चीज़ पे डिपेंड थे? फॉरेस्ट में ही। People began to gather, लोग इकट्ठा होने लगे and discuss these issues, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, how can it be solved these issues in their village councils. मीटिंग में करने लगे डिस्कस इन बाजार्स एंड एट फेस्टिवल्स और wherever the headmen and priests of several villages were assembled, जहाँ भी मिलते थे ये लोग चर्चा करने लगे। The initiative was taken by the धुरवास of the कांगर फॉरेस्ट, और इसकी शुरुआत किसने की? इनिशिएटिव किसने ली? धुरवास ने। धुरवास कहाँ से बिलोंग करते थे? कांगर फॉरेस्ट से, जहाँ पर रिजर्वेशन पहली बार हुआ था। वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर डिड रिजर्वेशन फर्स्ट टेक प्लेस, तो उसमें लिखोगे रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस इन कांगर। ऑल्दो देयर वाज नो सिंगल लीडर, हालांकि वहाँ पे एक भी सिंगल लीडर नहीं था। मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधुर, किसके बारे में बात करते हैं? गुंडाधुर के बारे में, जो किस गांव से बिलोंग करते थे? नेथनार से। एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, यहाँ फिगर का मतलब पर्सन, वो इम्पॉर्टेंट पर्सन थे इस मूवमेंट में। इन 1910, ओके 1910 में क्या हुआ? इन लोगों का सिंबल्स क्या था? इन 1910 मैंगो बॉस, मैंगो के ब्रांचेस, अ लंप ऑफ अर्थ, लंप ऑफ अर्थ यानी मिट्टी, मिट्टी का ढेला जिसको बोलते हो वो, चिलीज, मिर्च एंड एरोज बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस। गांव में क्या दिया जाता था? ये मैंगो के ब्रांचेस, अर्थ मिट्टी का ढेला, मिर्च और एरोज ये बांटा जाता था। तो क्या था? इट्स अ टाइप ऑफ कोड फॉर द पीपल। दिस वर्ड एक्चुअली, सी हियर इट इज़ बीइंग सेड, दिस मतलब ये सारी चीज़ें जो थी, दिस वर्ड एक्चुअली मैसेजेस, ये मैसेजेस लोगों को थे किस लिए? इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके थ्रू विलेजर्स को लोग बुला रहे थे कि ब्रिटिश के थ्रू रिबेल करो। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंसेस, हर गांव ने कुछ न कुछ दिया कि जो विद्रोह हो रहा था उसके खर्च जो हो रहे थे उसके लिए सब लोग एक साथ थे, सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया। बाजार्स वर लूटेड, द हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स
जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके घर को लूटा गया, ट्रेडर्स के घर को लूटा गया, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस वर बर्न्ड, उसको जला दिया गया। अभी का स्कूल नहीं समझिए, जो ब्रिटिशर्स जो रन करते थे, एंड रॉब्ड एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और जो ग्रेन मिला वो लोगों में बांट दिया गया। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विथ द कॉलोनियल स्टेट। एक चीज़ याद रखो, इन लोगों ने सिर्फ उन्हीं लोगों पर अटैक किया जो या तो डायरेक्ट ब्रिटेन से कनेक्टेड थे या जो कॉलोनियल स्टेट से जिनका कनेक्शन था, उनके घर को इन्होंने लूटा। एंड इट्स ऑप्रेसिव लॉज यानी कोई नियम ऐसा बनाते हो जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती। विलियम वुड, हु वॉज विलियम वुड? ही वॉज अ मिशनरी हु ऑब्जर्व्ड द इवेंट्स, जिसने ये सारे इवेंट्स देखे थे। उसने लिखा भी है एक बुक में, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियंस, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। उसने एक बुक में लिखा है कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर जगह से लोग आ रहे थे। कहाँ पे? जगदलपुर में। ओके, सो इन लोगों के बारे में यहाँ डिस्क्राइब कर रहा था कि ये लोग आ रहे थे। The British sent troops to suppress the rebellion. ब्रिटिश ने क्या किया? जब यहाँ रिवोल्ट शुरू हुआ तो उन्होंने ट्रूप्स, सेनाओं को बुलाया। किस लिए? इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने जब सेना मंगवाई तो जो आदिवासी लीडर थे उन्होंने कहा कि बातचीत करनी चाहिए। नेगोशिएट वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब आप इंटरेस्टेड होते हो कि बातचीत करके हम किसी एक रिज़ल्ट पे पहुँचे। तो आदिवासी लीडर ने कहा कि हम लोग नेगोशिएट करते हैं, बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया? उनके कैंप्स को चारों ओर से घेर लिया एंड फायर्ड अपॉन देम, उन पे फायरिंग शुरू कर दी। आफ्टर दैट, इसके बाद दे मार्च्ड थ्रू द विलेजेस, उसके बाद वह गांव से गुजरे। फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज, फ्लॉगिंग यानी जानते हो, फायरिंग की, सबको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद वह गांव से गुजरने लगे और उन लोगों को विप करते हुए, विप यानी चाबुक से मारते हुए और पनिश करते हुए लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि किसी ने अगेन अगर ऐसा कुछ किया तो उनकी भी सेम कंडीशन होगी। फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज, उन लोगों को who had taken part in the rebellion, taken part यानी participated, जिन्होंने रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया था। Most villages were deserted, बहुत गांव सुनसान हो गए। डिजर्टेड यानी वहाँ से लोग उस जगह को छोड़ के चले गए। As people fled into the jungles, दूसरे जंगल में चले गए। It took 3 months, but mind it, इस ब्रिटिशर्स को कितने समय लगा इसको सप्रेस करने में? इट टुक 3 months, February to May, फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल, वापस कंट्रोल लेने में उनको कितना लगा? 3 months। हाउएवर, एक चीज़ इसमें देखो क्या हुआ। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर, वो गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ पाए। एक इसका फ़ायदा हुआ इस मूवमेंट का, इस रिबेल का। इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबल्स क्या था? देखो, वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्पोरेरली सस्पेंडेड, जो रिजर्व फॉरेस्ट पे काम हो रहा था उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया। एंड द एरिया टू बी रिजर्व्ड, पहले अंग्रेजों ने कितना डिसाइड किया था? 2/3, लेकिन अब इसका हाफ कर दिया। टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान्ड बिफोर 1910। पहले उन्होंने कितना कहा था? देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पर देखो 2/3, proposed to reserve 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट। तो अब उन्होंने क्या किया? इस विद्रोह के होने के बाद उन्होंने कहा कि ये जितना भी उनका प्रपोज्ड था उसका उन्होंने क्या उसका कर दिया? हाफ। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर, यहीं ख़त्म नहीं होती है। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, मीन्स आफ्टर 1947, सी आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, जो कॉलोनियल पार्ट ने शुरू किया था प्रैक्टिस, किस चीज़ का? कि लोगों को जंगल से बाहर रखेंगे। एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ कंटिन्यूड,
और फॉरेस्ट को किस चीज़ के लिए बचा के रखेंगे? इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। ये कंटिन्यूड रहा। देखो यही चीज़ ब्रिटिशर्स ने भी कहा था कि लोगों को, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को क्या करना है, जंगल से दूर रखना है, और लकड़ी को किसके लिए बचा के रखना है? इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। और यही चीज़ इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रहा। इन द 1970s द वर्ल्ड बैंक प्रपोज्ड, 1970 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 4600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इतना हेक्टेयर्स ज़मीन जो है, हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड, मतलब उसको हटा देना है और उसकी जगह पर क्या लगाना है? ट्रॉपिकल पाइन। पाइन नाम है ट्री का, लकड़ी का। किस लिए? टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर। जो आप लोग लिखते हो ना, या हम लोग लिखते हैं पेपर पे, उस पेपर को बनाने के लिए। किस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए कहा? साल फॉरेस्ट को। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट, लेकिन जो जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया कि दिस विड बी वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, तब जाके ये प्रोजेक्ट को रोका गया। ओके, लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया। अब हम लोग एशिया के एक दूसरे पार्ट को देखेंगे जिसका नाम क्या है? इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। इंडिया में तो हम लोगों ने देखा कि क्या चल रहा था, अब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे कि इंडोनेशिया में क्या हो रहा था। बट दैट वी विल डिस्कस इन 6th पार्ट ऑफ द सीरीज। ओके, क्या पढ़ेंगे अगले में? फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा।